नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक रैली का हिस्सा बनते हुए कहा है कि आप कितने भी सावरकरों का विरोध करें, हर एक नागरिक सड़कों पर आएगा और कहेगा कि हां, मैं सावरकर हूं। ये बातें देवेंद्र फडणवीस ने गौरव यात्रा के दौरान जब वो शामिल हुए इस दौरान दी है। इस बीच आपको बता दें कि जानकारी दी गई कि राहुल गांधी में जिस तरीके से राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी सावरकर को लेकर, उसी टिप्पणी के विरोध में ये यात्रा निकाली गई है, जहां पर मुखर होकर देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर का पक्ष लेते हुए कहा है कि इस तरीके का अपमान जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, जो किया गया, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मैं सावरकर नहीं हूं। ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया है वो कतई निंदनीय है और इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये गौरव यात्रा निकाली है। ये मुहिम छेड़ी गई है महाराष्ट्र में, जहां पर सावरकर के बलिदानों के बारे में इस गौरव यात्रा के जरिए लोगों को बताया जा रहा है। महावीर जयंती उत्सव देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी महावीर जयंती के उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई, जहां आर्या न्यूज की संवाददाता दीपा भारद्वाज पहुंची और लोगों के बीच जाकर उनसे जाना कि इस महोत्सव का उनके जीवन में क्या महत्व है। आपको बता दें कि न्यू कप परेड लोढ़ा वडाला में जैन संघ ने यह शोभा यात्रा निकाली है और जिसकी धूम खासी देखी जा सकती है। आपको हम दिखाते चलें कि यहाँ पर जो लोग हैं सज धज कर तैयार होकर शोभा यात्रा का लुत्फ उठाते नजर आए हैं और ढोल नगाड़ों के बीच महावीर जयंती के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली गई है। और खबर अब ठाणे से है, जहां पर कसार बड़वाली पुलिस थाने ने शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ता के ठाकरे गुट की महिला कार्यकर्ता रोहिणी शिंदे की पिटाई का मामला सामने आया है। और अब आपको बता दें कि दरअसल ये आरोप सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया में शुरू हुआ आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, उसी के बीच शिंदे गुट की महिलाओं ने ठाकरे गुट की महिला कार्यकर्ता रोहिणी शिंदे पर हमला किया और जब वो ड्यूटी से वापस घर जा रही थी तब उनके साथ जबरन उन्हें रोककर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि रोहिणी गर्भवती भी हैं और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां उनका इलाज जारी है। घडलाय की सर्वप्रथम आहे ना, कामाच्या ठिकाणी जाऊन यांनी त्या मुलीवर हल्ला केलाय। ती आमची युती सेनाची आमची मैत्रीण आहे रोशनी शिंदे आणि तिच्यावरती ते जिथे काम करते त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी हल्ला केलाय। त्यामध्ये एक 15 ते 20 महिला, 20-25 पुरुष, त्याच्यामध्ये नगरसेवक यांचा देखील समावेश आहे। जर नगरसेवक देखील असे माजी नगरसेवक आणि त्यांच्या नगरसेवकांकडनं अशा गोष्टी घडत असतील तर आम्ही कोणाकडे बघावं। आणि आम्ही पोलीस स्टेशनला आलेलो आहोत। मला वाटतं आम्ही 4-5 वाजल्यापासून पोलीस स्टेशनला आहोत। इकडे ती मुलगी 2दा चक्कर येऊन पडले, तरी देखील पोलिसांनी आम्हाला मेडिकलला जाण्यासाठी लिहून देत नव्हते। तिला आता जस्ट मेडिकलला पाठवले आणि आता रिपोर्ट आलाय आणि आमची अजूनही FIR घेतलेली नाहीये। आम्ही अजूनही अर्जच दिलेला आहे। एवढा मारून देखील पोलीस आम्हाला सहाय्य करत नाहीये आणि आमची FIR घेत। एकंदर प्रकार असा घडलाय की सर्वप्रथम आहे ना, कामाच्या ठिकाणी जाऊन यांनी त्या मुलीवर हल्ला केलाय। ती आमची युती सेनाची आमची मैत्रीण आहे रोशनी शिंदे आणि तिच्यावरती ते जिथे काम करते त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी हल्ला किया। हमारी जो दोस्त है युवती सेना रोशनी शिंदे, फिलहाल वो ICU में है और बहुत ज़्यादा उसको मार लगा है। उसको बहुत बेदम पीटा गया है। वो टाटा मोटर्स में काम करती है घोड़बंदर रोड पे और उसके ऑफिस में घुस के उसको मारा गया है, जो बहुत ही निंदनीय घटना है, जो शिवसेना में पहली बार हुई है। और हमेशा ये होता आ रहा है कि औरतों को इज्जत नहीं दी जा रही है और इस तरह से मारपीट करना ये अच्छा नहीं है। सेकेंड थिंग, हमको अभी पता चला कि रिपोर्ट में उसका प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन का। आमची युवती सेनेची एक युवती की रोशनी शिंदे हिचा एक साध्या व्हॉट्सअप मेसेजवरून हा प्रकार घडला। व्हॉट्सअप मेसेज काही घडले, त्याबद्दल तिने सॉरी सुद्धा बोललं गेलं त्यांना, पण तरी सुद्धा शिंदे गटाची काही लोक, त्यामध्ये पूजा तिडके, नम्रता भोसले, अनघा पवार अशा ज्या महिला काही होत्या,
या महिलांनी येऊन तिच्या ऑफिसमध्ये तिला मारहाण केली आहे आणि मारहाण इतक्या घाणेरड्या प्रकारे केलेली आहे की तिच्या पोटात लाथा वगैरे मारलेल्या आहेत. त्या बाईची सध्या ट्रीटमेंट चालू होती आणि त्या ट्रीटमेंटमध्ये यांनी हा एवढा तिला अमानुष तिच्यावर अत्याचार केले. आमची युवती सेनेची एक मुंबई के तिलकनगर पुलिस थाने के क्षेत्र घाटकोपर में स्थित राजावड़ी के इलाके में रह रहे एक बुजुर्ग के घर पर डकैती की घटना सामने आई है। इस मामले में तिलकनगर पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में ही तफ्तीश करके गिरफ्तार कर लिया है। तिलकनगर के एक राजावड़ी एरिया में एक बंगलो था जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती है। उस बंगले में 2 से 3 लोग अंदर घुसे थे और वहाँ पे उनसे कैश, ज्वेलरी और मोबाइल फ़ोन्स ऐसा उन्होंने वहाँ से रॉबरी करके वहाँ से लेके गए थे। इस सिलसिले में तिलकनगर पुलिस स्टेशन में 392 सेक्शन तहत एक मामला दर्ज हुआ जिसमें 1,77,000 इतना जो अमाउंट है जो लूटा गया था वो टोटल अमाउंट उतनी थी। इस सिलसिले में जोन 6 की तरफ से 7 टीम्स बनाई गई और ये टीम्स लगातार कोशिश करते हुए पहले एक्यूज़ को हमने मुंबई से हिरासत में लिया और उससे कुछ हमने इस सिलसिले में जो गया हुआ मोबाइल और बाकी कुछ सामान था वो हमने उससे हिरासत में लिया। जो सेकेंड एक्यूज था उसको हमने यूपी में ट्रेस किया और यूपी से उसको भी अरेस्ट करके इस सिलसिले में करीब अब तक 1,23,000 का। मुंबई के अंधेरी साकिनाका रमजान ईद मुबारक इफ्तार पार्टी में 2000 से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे हैं। यहां रमजान ईद मुबारक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जो कि कांग्रेस के नेता जावेद चौधरी की तरफ से किया गया है। इस पार्टी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री नसीम खान ने लोगों को रमजान ईद की मुबारकबाद दी है। कहा कि ये एक भाईचारा एकता का मिसाल है ये त्योहार और हम दुआ करते हैं कि ये भाईचारा पूरे देश में यूं ही बना रहे। चाहे देश की बात करें या गुजरात की बात करें, तानाशाही रवैया अपनाने से वो बाज नहीं आते। आज राहुल गांधी जी गुजरात की अदालत में गए, उनको लोग सपोर्ट करने के लिए पूरे देश से लोग वहां पर पहुंचे। मुंबई, महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग गए, लेकिन वहां की जो सरकार है वो उसने जिस तरह से अपना तानाशाही रवैया अपनाकर लोगों को रोका है, हर नाके पर, हर चौराहे पर, हर इलाके में लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया, उनको बंदी बनाया गया, डिटेन किया गया, हज़ारों लोगों को डिटेन किया गया। ये सरकार डरती है लोकतंत्र से, जिस लोकतंत्र की ताकत की बुनियाद पर इस देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा है, वो लोकतंत्र हमारा इस देश का सबसे बड़ा। और अब खबर उज्जैन से है जहां कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने लाडली बहना योजना के लिए इंडिया पोस्ट बैंक के खाते खुलवाने के लिए जिले की महिलाओं से अपील की है। उनका ये कहना है कि इंडिया पोस्ट बैंक भी ठीक उसी तरह से बैंक है जैसे कि दूसरे राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक होते हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जिला प्रशासन और इंडिया पोस्ट बैंक ने मिलकर निर्णय लिया है कि लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के लिए घर घर जाकर इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए लोगों के खाते खुलवाए जाएंगे और इस बैंक में खाते खुलवाने से किसी भी बहन को हिचकिचाना नहीं चाहिए। कहा गया है कि ये खाते 3 से 4 मिनट में खुल जाते हैं और आधार और डीबीटी की सुविधा से लैस होते हैं, इसलिए जब भी खातों में पैसा ट्रांसफर होगा सीधे खाताधारी को मिल जाएगा। और डीबीटी मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाने का काम चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी हितग्राही को कोई परेशानी ना हो। इस योजना का एक प्रमुख घटक है कि हितग्राही के पास बैंक खाते होने चाहिए, वो खाता आधार से लिंक होना चाहिए और वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम होती है वो उसमें इनेबल होना चाहिए। हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बहनें जो हैं उनके खातों में यह सुविधा नहीं है, कई के पास खाता नहीं है और कुछ लोगों के पास ये खाता है तो उसमें आधार इनेबल्ड नहीं है और डीबीटी इनेबल्ड नहीं है। तो उनकी सुविधा के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि इंडिया पोस्ट, आप सब पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते होंगे, उन्होंने अब इंडिया पोस्ट
ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि वो घर घर जाके बहनों के खाते खोलेगी। कई लोगों के मस्तिष्क में भ्रांति होती है कि पोस्ट ऑफिस का जो खाता है वो बैंक से कम होता है, उसकी वैल्यू बैंक से कम होती है। और कटनी जिले से खबर है, जहां एक बार फिर से बमबाजी की घटना सामने आई है और इसी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये जो पूरा मामला है पिछले गोलीकांड के मामले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में बमबाजी हो रही है और बता दें आपको कि ये वीडियो रंगनाथ नगर का बताया जा रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार कुछ बदमाश अचानक सड़क पर गाड़ी खड़ी करके घर पर एक के बाद एक बम फेंकने लगते हैं और इसके साथ ही ये जो दोनों बदमाश हैं मौके से फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल जारी है और पीड़ित का यह आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम को रंगनाथ नगर थाने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। लोग निकलने से डर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर पटक दें। ये आतंक बिल्कुल मचा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था ऑल टोटल चरमरा गई है। पुलिस नींद में सो रही है और रात में बम चल रहे और पुलिस करी हमको नहीं मालूम, हम छानबीन करेंगे। ये व्यवस्था के नाम पे कटनी पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। मैं आप लोगों से मीडिया के द्वारा अनुरोध करूंगा कि इसकी इन घटना ये हुई थी कि इसमें मतलब आकाश विश्वकर्मा नाम का एक लड़का है, वो था और उसके साथ 5 अन्य साथी थे। करीबन 2:30 बजे की घटना है और वो लोग आए हैं घर में और 3 बम और गोलियों से फायर किए हैं, जिसमें कि 2 जिंदा बम भी पाए गए हैं। कहाँ की घटना है? ये मेरे घर। मैं अधिवक्ता रीता निषाद। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ की थी? हम शिकायत करने गए थे रंगनाथ थाना, लेकिन हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई वहाँ पे। क्या बोला जा रहा पुलिस द्वारा? वो बोले कि अभी हम इसकी वो छानबीन करेंगे, उसके बाद ही मामला कायम करेंगे। भोपाल से खबर है, जहां पर बीना की ओर से जा रही ट्रेन से सेठिया गेट के नजदीक एक युवक कूद गया है। उसके साथ ही मौजूद उसका दूसरा साथी भी उसके बाद कूदा और प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद तुरंत ही एम्बुलेंस को सूचना देकर दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। दरअसल उनका इलाज जारी है और बता दें आपको कि गंभीर हालत के चलते एक युवक को भोपाल रेफर कर दिया गया। जी, क्या सुना? एक बालक आया है। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जैन है, जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी पद पे पोस्टेड हूँ मैं। एक बालक आया है जिसकी अभी घटना हुई है, 20 साल का है, शांतनु मालवीय करके। उसको ट्रेन से गिरना बताया जा रहा है उसके दोस्त द्वारा और उसके सर में पीछे चोट आई है। अभी अनकॉन्शियस कंडीशन में है। अभी उसका सीटी करा के आगे की जाँच कराई जा रही है। उसका दोस्त भी घायल बताया? उसका दोस्त भी घायल है, उसको हाथ में थोड़ी सी चोट आई है, मामूली चोट है। बता रहे वो भी कूद गया? वो भी साथ में कूदा है। और रीवा के केंद्रीय जेल डीजी अरविंद कुमार सक्सेना पहुंचे हैं, जहां जेल का निरीक्षण किया गया और इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि जो भी घटनाएं जेल के अंदर हुई हैं उसकी जांच की जा रही है। अगर कोई भी अधिकारी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पिछले दिनों हुए कैदी की मौत के बाद ये निरीक्षण किया गया है, जिस पर एडीजी अरविंद कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। गोपाल चूड़ामणि आरावलम चंद्रवलम। और अब खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां यात्रियों को लेकर जा रही सरकारी बस में अचानक आग लग गई है। घटना नागपुर जिले के कौंधली इलाके की है, जहां पर नागपुर से बस में करीब 16 यात्री सवार थे और इन यात्रियों को लेकर अमरावती बस जा रही थी। तभी बस में अचानक से आग लगी। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि बस में बुरी तरह आग लगी है। धुएं का काला गुबार उड़ रहा है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस में भीषण दुर्घटना हुई है। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी यात्री को किसी तरह की चोट नहीं आई है। समय रहते उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है। और अब रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना सरीनी थाना क्षेत्र के टीका गांव की है, जहां नलकूप की बोरिंग करते समय यह हादसा हुआ और 5 मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को
आनन फानन में सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। देखिए, अभी हमारे पास 5 व्यक्ति आए हैं, जिसमें 3 व्यक्ति 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए। तो इनका नाम क्रमशः कमलेश, ज्ञानचंद, रोहित, पंकज और विपिन है। ये पूरे टीका मठ और तिवारी कुनवा के निवासी है। ये पता चला कि ये बोरिंग कार्य में कुछ सहायता कर रहे थे। उस दौरान बोरिंग का पाइप संभवतः 11,000 एसटी लाइन से टच हो गया और इससे इनको जो है विद्युत करंट यानी इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया है। तो इनके शरीर में घाव है, जले होने की शिकायत है। अभी सभी मरीज स्टेबल हैं, हम इनका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। और योगी सरकार के आदेश के अनुसार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देशन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। शासन ने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला दिया है, जिसके निर्देश दिए गए थे। और इसी के मद्देनजर आज लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और राजेंद्र शुक्ला, एसडीएम न्यायिक और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर के त्रिपुरा चौराहे से लेकर मामा चौराहे तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक सड़क के दोनों ही तरफ के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सड़क के दोनों ही तरफ अवैध रूप से कब्जा करके वहां पर होल्डिंग लगाए गए थे। अतिक्रमण को अब जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया है। शासन द्वारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और राजमार्ग हैं, उनमें जो स्थायी पुलिस का अतिक्रमण है, वो सभी अतिक्रमण नगर पालिका, परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन और NHAI इनके द्वारा हटाया जा रहा है। इन लोगों ने स्थायी निर्माण किया है, उनको भी नियमानुसार कार्रवाई करके हटाया जाएगा। यह अभियान लगातार चलेगा और मेरा सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वो अपने आप अतिक्रमण हटा लें। यदि उनके द्वारा इस अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड पर स्पर्श होटल में बीते दिनों किडनी में पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक की अस्पताल प्रबंधक और स्टाफ डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हो गई है। इसके बाद युवक के परिजनों का अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। बता दें आपको कि परिजनों का यह आरोप है कि युवक की मौत गलत ऑपरेशन की वजह से हुई है। जहां अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा जारी रहा, तो वहीं डॉक्टर इस हंगामे को देखते रहे, जबकि स्टाफ मौके से फरार हो गया है। आज शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड पर एक स्पर्श हॉस्पिटल के में एक व्यक्ति रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है तथा मृतक के शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी पिटाई की वीडियो वायरल हुई है, इस पे क्या मामला है? इस तरह का प्रकरण अभी हमारे संज्ञान नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है। फिरोजाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां स्कूल संचालक और दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुकानों पर रियल MRP प्रिंट छुपाकर डुप्लीकेट प्रिंट बनाकर बेची जा रही हैं जो सामान है वहां पर, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते चले, जहां आप देख सकते हैं कि जो प्रिंट है, यहाँ पर जो MRP का प्रिंट जहां लगा होता है वहां पर उसे छुपाया गया है और उसके ऊपर एक दूसरा प्रिंट लगाया गया है और मनमाने तरीके से ये जो पुस्तकें हैं और जो सामान है उसे बेचा जा रहा है। और भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे कुछ दिनों पहले ही वाराणसी के होटल में मृत पाई गई थी। इस घटना के बाद पुलिस इस केस में जांच कर रही है, लेकिन अब अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में एक और CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें घटना के बाद होटल के कमरे का दरवाजा खोलने का दृश्य दिखाया जा रहा है, जहां दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा भी सामने आया। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि आकांक्षा केस में आकांक्षा की मां मधु दुबे पुलिस और अनुराधा नाम की महिला पर संगीन आरोप लगा रही हैं। वो आरोप क्या है और अनुराधा का उन पर क्या कुछ कहना है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिर मधु दुबे यानी आकांक्षा की मां के क्या कुछ वो आरोप है। सरकार से यही चाहती हूँ, मैं उनके
आखिर अनुराधा पर क्या कुछ आरोप हैं जो मधु दुबे की तरफ से लगाए जा रहे हैं? अनुराधा ने आखिर क्यों देखी आकांक्षा की जलती हुई चिता, ये मधु दुबे की तरफ से पूछा गया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि अनुराधा को आखिर दाह संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी। आकांक्षा के दाह संस्कार के बाद अनुराधा अचानक चली गई, तो उस पर भी सवाल खड़ा किया गया है। मधु दुबे का कहना है वो अचानक आखिर क्यों चली गई, और ये भी सामने आया है कि फोन पर अनुराधा किसी को ये चिता दिखा रही थी, वीडियो कॉल पर अनुराधा बात कर रही थी, लेकिन वो किससे बात कर रही थी, ये सवाल मधु दुबे की तरफ से उठा दिया गया है। मधु दुबे को सबसे पहले अनुराधा ने ही आकांक्षा की मौत की सूचना दी थी, और अनुराधा ने आखिर क्यों कहा कि जिस काम के लिए आई थी वो काम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूं। इस बीच प्रियंका रेवड़ी का नाम भी सामने आया। पूछा गया कि आखिर प्रियंका रेवड़ी कौन थी जिसके साथ अनुराधा फोन पर बात कर रही थी, उनसे वीडियो कॉल पर अनुराधा बात कर रही थी और उनके सामने थी आकांक्षा की जलती हुई चिता। मधु दुबे की तरफ से कहा गया है कि अगर अनुराधा जैसे कि कह रही हैं कि आकांक्षा उनकी बहन समान थी, उनकी बहुत खास दोस्त थी, तो आखिर वो उसकी जलती हुई चिता को, पूरी चिता को जलते हुए कैसे देख सकती हैं? क्यों सबके जाने के बावजूद भी अनुराधा वहां बैठी रही, शमशान में वो बैठी, उन्होंने पूरी चिता को जलते हुए अपनी आंखों से देखा है। और मधु दुबे की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि जो अनुराधा है फोन पर किसी को वो जलती चिता दिखा रही थी, जिसपे अनुराधा ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रियंका नाम की उनकी एक और मित्र हैं जिससे वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उन्हीं को वो तस्वीरें दिखा रही थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों अनुराधा शमशान घाट पर बैठकर जहां चिता जल रही है वीडियो कॉल कर रही थी। मधु दुबे ने कई सवाल यहां पर उठाए जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, जो आप देख सकते हैं कि अनुराधा आखिर क्यों उसने कहा कि जिस काम के लिए आई थी वो काम हुआ है, अब मैं जा रही हूं। साथ ही कौन है ये प्रियंका रेवड़ी, इस पर भी सवाल उठा दिया गया है। प्रियंका को आखिर क्यों देखनी थी आकांक्षा की जलती हुई चिता? मधु दुबे पूछ रही हैं कि क्यों आखिर मधु दुबे के हाथ से अनुराधा ने मोबाइल छीन लिया। अनुराधा ने अपने पास उनका मोबाइल रख लिया, आकांक्षा की मां और आकांक्षा के भाई का मोबाइल अनुराधा ने आखिर क्यों अपने पास रखा? आकांक्षा को न्याय दिलाने के लिए आखिर अनुराधा सामने क्यों नहीं आई? मधु दुबे पूछ रही हैं कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बनारस में अनुराधा क्यों नहीं रुकी? ये तमाम सवाल हमने आपको दिखाए। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि अनुराधा का इन पर क्या कुछ कहना है, क्या सफाई अनुराधा की तरफ से दी जा रही है। अभी दूसरी आपको बताते चलेंगे अनुराधा है जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आकांक्षा मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरी बहन समान थी और आकांक्षा को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस इस मामले की जांच करे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पूछताछ के लिए कोई फोन नहीं आया। यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि अनुराधा, क्योंकि जिस तरीके से आकांक्षा की मां की तरफ से शुरुआत से ही अनुराधा का नाम लिया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके आकांक्षा की मौत के एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद पुलिस ने आखिर अनुराधा को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्यों अनुराधा से किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई? साथ ही अनुराधा ने यह भी कहा कि आत्महत्या नहीं कर सकती थी आकांक्षा, वो बहुत बहादुर थी। आकांक्षा मेरी दोस्त थी, मेरी जान, मेरी बहन समान थी, ये खुद अनुराधा ने कहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आकांक्षा को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस इस मामले की जांच करे। लेकिन इसके बावजूद वो बनारस नहीं रुकी, जैसे कि मधु दुबे की तरफ से कहा गया कि अगर वो इतनी खास थी तो क्यों अपनी दोस्त को न्याय दिलाने के लिए सामने नहीं आई। उसके बाद समर सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वो समर सिंह और आकांक्षा के बीच के विवाद से वाकिफ नहीं थी। उन्हें यह जरूर पता था कि प्रोजेक्ट के हिसाब से आकांक्षा को पैसे नहीं मिलते थे, आकांक्षा को ऑन अकाउंट जो पेमेंट है वो मिला करती थी। समर सिंह को वास्तविक तौर पर अनुराधा नहीं जानती थी। उन्होंने कह दिया है कि आकांक्षा जबकि उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन बावजूद इसके समर सिंह को वो वास्तविक तौर पर या निजी तौर पर नहीं जानती थी। वो सिर्फ उतना जानती थी जितना आकांक्षा ने उन्हें बताया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, जो सफाइयां सामने आ रही है, वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से मधु दुबे ने आरोप लगाया और कैसे अनुराधा यहाँ पर दलीलें दे रही हैं कि वो समर सिंह और आकांक्षा के बीच के विवाद से वाकिफ ही नहीं थी और वो जरूर ये जानती थी कि पेमेंट को लेकर कुछ विवाद था। प्रोजेक्ट के हिसाब से आकांक्षा को पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि ऑन अकाउंट
आकांक्षा को पेमेंट दी जाती थी। इसके अलावा समर सिंह और आकांक्षा के बीच क्या विवाद था वो नहीं जानती। वास्तविक तौर पर समर सिंह को अनुराधा नहीं जानती थी। और साथ ही अनुराधा ने एक और बात साफ कर दी है कि आत्महत्या नहीं कर सकती आकांक्षा, वो बहुत बहादुर थी। तो जहां आपने देखा कि अनुराधा ने क्या कुछ कहा अपनी सफाई में, एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि वो आकांक्षा की बहुत खास दोस्त थी, आकांक्षा उनके लिए एक बहन जैसी थी, और दूसरी तरफ जो अनुराधा हैं निजी चैनल पर बैठ रही हैं और इंटरव्यू के दौरान वो रोते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन ये आंसू घड़ियाली आंसू लग रहे हैं, क्योंकि जब उनसे आर्या न्यूज की टीम ने फोन पर बात करनी चाहिए तो किस रौब में और किस अकड़ में आकर उन्होंने बात की, अब आपको वो सुनाएंगे। क्योंकि जहां एक तरफ अनुराधा निजी चैनल पर खुलकर बोलती हुई और घड़ियाली आंसू बहाती हुई नजर आई हैं, दूसरी ही तरफ जब टीम आर्या न्यूज की टीम ने उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए, सच जानना चाहा, तो अनुराधा ने क्या कहा वो आप सुनिए। कि मुझे तो ना ये सब, मेरी रानी को फटाफट बोलती है, मैं उसको बहन मानती हूँ, मेरी बहन है, मेरी बहन है, बहन मानती थी उसको, तो बहन को बैठ के जलते हुए देख रही है। आए पूरी जल जाए तब मैं यहाँ से जाऊँ, कोई देखता है। ओखरे बाद कहाँ आज कहाँ गई, भाग गई, कोई पता नहीं। फिर हमारे पास नहीं आई, हमारे पास नहीं आई, फिर उधर से उधर ही चली गई। बल्कि लोग आए तो हम फोन लगाए, हमका कहाँ है अनुराधा, बोलती माँ मेरा टिकट था ना, तो मैं। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर मधु दुबे बता रही हैं कि किस तरीके से अनुराधा वहां पर अचानक आई और उनके साथ जो है फोन उनसे छीन लिया गया, उन्हें किसी से बात नहीं करने दी गई। तमाम सवाल इस वक्त आकांक्षा दुबे की मौत के बाद खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी सामने आ रहे हैं समर सिंह, और जिस तरीके मधु दुबे की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके लिहाज से भी अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।